फाइनली मेरे दोस्त 6 से 7 घंटे की कंटिन्यू मेहनत के बाद, तगड़ा एनालिसिस के बाद, सब कुछ रिसर्च करने के बाद फाइनली अब जो है मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मैं मैथ में मात्र इसी एक वीडियो से 26 से 27 क्वेश्चन फंसा दूंगा। भाई मैथ तो मेरा सब्जेक्ट ही है, तो मैथ के बारे में कुछ पूछना नहीं है, एकदम गारंटेड। मैथ आपको बिल्कुल नहीं आती है, पर यहाँ पर थोड़ा फोकस करेंगे तो आपका सब कुछ रिवीजन भी हो जाएगा। और नहीं भी आता है तो यहाँ से आप कुछ ना कुछ, अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो कम से कम आप 18-20 तो कर ही लेंगे, अगर आता है तो आप 27-28 तो कहीं नहीं गया है। चलिए शुरू करते हैं कि पैडागोजी पहले कवर कर लेते हैं। मात्र 100 क्वेश्चन हम लोगों ने उठाया है, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन बार बार मैथ में पूछे जाते हैं, इससे बाहर पैडागोजी से क्वेश्चन नहीं आते। उसके बाद हम लोग पूरा थियरी देख लेंगे, कैसे कैसे मैथ में क्या क्या पूछा जाता है, सब कुछ आज क्लियर कर देंगे। फाइनली यहाँ पर देखिए फटाक से, गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तार्किक चिंतन का विकास। अच्छा, लर्निंग बाय डूइंग का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था? वो जॉन डीवी ने किया था। परियोजना विधि के जनक कौन है? किलपैट्रिक है। समस्या समाधान विधि का संबंध जॉन डीवी से है। गणित शिक्षण का सर्वोत्तम सिद्धांत वो है ठोस से अमूर्त जो है माना जाता है। गणित को किस प्रकार का विषय माना जाता है? तो गणित को तार्किक विषय का विषय माना जाता है। गणितीय भाषा में मुख्य रूप से क्या महत्व होता है? प्रतीक एवं चिन्ह। गणित सीखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? गतिविधि आधारित अधिगम करना। एनसीएफ 2005 गणित में किस पर बल देता है? तो वो है अवधारणात्मक समझ। गणित में रटने की अपेक्षा किस पर जोर दिया जाता है? समझ पर। अच्छा ये बताइए कि आगमन विधि में शिक्षण किस क्रम में होता है? तो वो उदाहरण से नियम की तरफ होता है। निगमन विधि में शिक्षण नियम से उदाहरण की ओर होता है। गणित शिक्षण में अबेकस का उपयोग संख्या ज्ञान के लिए किया जाता है। गणितीय त्रुटियों के अध्ययन को हम त्रुटि विश्लेषण कहते हैं। त्रुटि सुधार हेतु कौन सा शिक्षण दिया जाता है? तो उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। गणित में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अवधारणा निर्माण है। गणितीय चिंतन का आधार क्या है? तर्क। गणित में खोज आधारित अधिगम जो है ब्रूनर से जुड़ा हुआ है। ब्रूनर ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वो है डिस्कवरी लर्निंग। गणितीय समस्या समाधान के 4 चरण किसने बताए हैं? तो वो है जॉर्ज पोल्या। अच्छा जरा आप मुझे ये बताइए कि पियाजे के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं के बच्चे किस अवस्था में होते हैं? तो वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में होते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की आयु कितनी होती है? 7 से 11 वर्ष होती है। व्योगात्स्की का प्रमुख सिद्धांत जेडपीडी। जेडपीडी का पूर्ण नाम क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। स्कैफोल्डिंग की अवधारणा भी व्योगात्स्की ने दी है। अच्छा, गणित शिक्षण में सहपाठी अधिगम किस सिद्धांत से जुड़ा है? तो वो व्योगात्स्की के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। गणित का भय दूर करने के लिए एनसीएफ 2005 का पर बल दिया गया है। गणित शिक्षण में टीएलएम का पूर्ण नाम होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। और संख्या कार्ड जो है वो किस प्रकार का टीएलएम है? शिक्षण सामग्री है। गणितीय भाषा का आधार जो है वो प्रतीक है। ठीक है, गणित सीखने में सबसे अधिक सहायता किससे मिलती है? तो वो है अनुभव। गणित शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य है समस्या समाधान। गणित में गतिविधियां किस लिए कराई जाती हैं? अवधारणा निर्माण के लिए। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है अधिगम में सुधार। फॉर्मेटिव असेसमेंट को हिंदी में हम प्रारूपिक मूल्यांकन कहते हैं। स्यूमेटिव असेसमेंट को हिंदी में हम लोग संकलित मूल्यांकन कहते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट का उद्देश्य कठिनाइयों की पहचान करना है। रिमेडाइल टीचिंग का उद्देश्य त्रुटि सुधार है। गणित में व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान क्यों रखा जाता है? उत्तर यह है कि प्रभावी अधिगम हेतु। गणितीय तर्क का विकास अभ्यास से होता है। ठीक है, अज्ञात से अज्ञात शिक्षण सिद्धांत ये जो है सामान्य शिक्षण सिद्धांत में आता है। सरल से कठिन ये जो है शिक्षण सिद्धांत का उदाहरण है। विशेष से सामान्य ये जो है आगमन विधि का आधार है। सामान्य से विशेष ये जो है निगमन विधि का आधार है। गणित शिक्षण में खेल विधि का मुख्य लाभ है रुचि उत्पन्न करना। गणितीय मॉडल टीएलएम की श्रेणी में आते हैं। गणितीय प्रयोगशाला का उद्देश्य है क्रियात्मक अधिगम। गणित में अनुमान लगाने की क्षमता चिंतन से बढ़ती है। अच्छा, गणितीय रचनात्मकता का जो आधार है वो है कल्पना एवं तर्क। गणितीय कौशल का विकास कैसे होता है? तो वो है अभ्यास द्वारा। ये बताइए कि संख्या बोध प्राथमिक गणित का क्या है? तो आपका आधार है। गणित में त्रुटियों का दर्शाता है अधिगम की प्रक्रिया। गणितीय चर्चा का उद्देश्य क्या है? विचारों का आदान प्रदान। बालक केंद्रित गणित शिक्षण किस पर आधारित है? तो वो है सक्रिय सहभागिता। गणित शिक्षण में प्रश्न पूछना क्यों आवश्यक है? जिससे कि चिंतन का विकास हो सके। गणितीय अवधारणा निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण है अनुभव।
गणितीय अधिगम का स्थायित्व किससे बढ़ता है? गतिविधियों से। गणित में आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है? सफलता के अनुभव से। गणितीय त्रुटियां शिक्षक को क्या बताती हैं? सीखने की क्या स्थिति है बच्चे की, वो बताती हैं। गणित का संबंध दैनिक जीवन से है। ये गणितीय मूल्यांकन शिक्षण अधिगम सामग्री का हिस्सा है, प्रक्रिया का हिस्सा है। गणित में रचनात्मक प्रश्नों का जो उद्देश्य है वो उच्च स्तरीय चिंतन है। गणितीय अधिगम में प्रेरणा क्यों आवश्यक है? रुचि बनाए रखने हेतु। अच्छा, गणितीय अवधारणाएं सबसे अच्छी तरह कैसे सीखी जाती हैं? तो वो अनुभव द्वारा सीखी जाती हैं। गणितीय तर्क का संबंध जो है वो निष्कर्ष निकालने से है। गणितीय अधिगम में सक्रिय भागीदारी किसे बढ़ाती है? समझ। गणित में परियोजना कार्य किसे प्रोत्साहित करता है? तो वास्तविक जीवन अधिगम को प्रोत्साहित करता है। गणितीय शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है? तो वो है बालक। गणितीय चर्चा किस कौशल को विकसित करती है? तो वो है संप्रेषण कौशल। गणितीय अधिगम का जो अंतिम लक्ष्य है वो समस्या समाधान क्षमता है। यहाँ पर देखिए कि गणितीय संचार का माध्यम गणितीय भाषा। गणितीय भाषा में क्या शामिल है? प्रतीक, संकेत, सूत्र। गणितीय सोच का आधार तर्क है। गणित में सहकारी अधिगम किसे बढ़ाता है? तो सहभागिता को। गणितीय गतिविधियां जो है समस्या समाधान को विकसित करती हैं। गणितीय खेल रुचि बढ़ाते हैं। गणितीय शिक्षण में ICT का उपयोग अधिगम को प्रभावी बनाने हेतु किया जाता है। गणित में चार्ट का उपयोग दृश्य शिक्षण या दृश्य सामग्री के रूप में होता है। गणितीय कठिनाइयों का समाधान कैसे किया जाता है? तो उपचारात्मक शिक्षण के रूप में। गणित में गलत उत्तर भी सीखने की प्रक्रिया की तरफ संकेत करते हैं। तो फिलहाल ये आपके सामने मैंने पूरा पैडागोजी क्लियर कर दिया है। मात्र इतने क्वेश्चन से आपके 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे आप फंस चुके हैं। अब उसके आगे बढ़ेंगे क्योंकि अब 30 में से 4 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। अब आगे मैं आपको लेके चलता हूँ। सबसे ज्यादा यहाँ पर देखिए माध्य, बहुलक, माध्यिका और परिसर, ये 100% आता है मेरे भाई। चलिए कैसे निकाला जाता है सबसे पहले बता देता हूँ। पहला देखेंगे बहुलक, अंग्रेजी में मोड बोलते हैं, हिंदी में बहुलक बोलते हैं। तो बहुत तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। मोड पूछे या बहुलक पूछे तो क्या करना है? जो सबसे अधिक बार आया है या आंकड़ों की सूची में जो संख्या सबसे ज्यादा बार दोहराई जाती है वही बहुलक होती है। जैसे कि कुछ 8-10 अंकों की संख्या लिखी हुई है, आप देख लीजिए कि कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आई है। तो जो सबसे ज्यादा बार आई रहती है वही बहुलक है, वही मोड है। देखिए जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है 0 2 3 2 7 5 2 6 2 1 8 2। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 2 सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, यानी हमारा बहुलक 2 हो जाएगा। बिल्कुल आसान है भाई, जो सबसे ज्यादा बार दिखे वही है बहुलक। ठीक है, देखिए ये मोड हो गया। अब बहुलक की बात आता है माध्य, लेकिन इसके पहले पॉइंट 2 में देख लेता हूँ, रेंज, परिसर। तो पॉइंट से चलेंगे तो नहीं तो छूट जाएगा। अब देखिए परिसर कहिए, प्रसार कहिए, रेंज कहिए। कई बार अंग्रेजी में रेंज भी पूछ देता है, कई बार प्रसार भी पूछ देता है, कई बार परिसर भी। तो तीनों एक ही चीज है। क्या होता है परिसर में? सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। यानी जैसे कि जैसे हम लोग बहुलक में हम लोगों ने देखा कि उसमें 8-10 संख्या ऐसे लिखी हुई है, तो ठीक है इसमें भी लिखी हुई है। तब उसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो ढूंढते हैं, सबसे बड़ी संख्या मिल गई। फिर ढूंढते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन है, वही मिल गई। उन दोनों को आपस में घटा देंगे, यही आपका परिसर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने एक एग्जाम्पल दिया गया है उदाहरण में 3 18 35 41 63 97। अब हम देखा था ये मन कि सबसे बड़ी संख्या 97 है, सबसे छोटी 3 है। इन दोनों को आपस में माइनस कर दिए, परिसर आ गया भाई। भाई साहब इतना आसान है मैथ की पूछिए मत। तो परिसर और प्रसार, यानी परिसर कहिए, प्रसार कहिए, रेंज कहिए, सबसे बड़ी संख्या में से छोटे को निकाल दो, परिसर निकल आएगा। बहुलक तो आपने सीखा ही। अब देखिए तीसरे पे चलते हैं। ऐसा बहुत हार्ड प्रश्न नहीं आते। देखिए 30 क्वेश्चन में 5-6 प्रश्न बहुत हार्ड आ जाएंगे, तो सबको लगता है यार वही देख डर जाएंगे, पर उसमें से 20-25 क्वेश्चन भाई एकदम हलवा होते हैं। देखिए माध्य की बात कर लेते हैं। माध्य का एक फार्मूला होता है, सभी संख्याओं का योग, जितनी भी संख्याएं रहेंगी उसके बाद जितनी संख्याएं उनकी संख्या। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कह रहे हैं कि 1 से 10 तक, जैसे 1 2 3 4 5 6, इनकी जो है इनका जो है वो याद करिए, माध्य याद करिए। माध्य कहिए या फिर मीन, एक ही बात है भाई। ठीक है, और जब फिर उन संख्याओं को लिखते हैं, बट वो संख्या जितनी बार है, मतलब संख्याओं की संख्या। जैसे यहाँ पर आपके सामने एग्जाम्पल खुद लिखा गया है कि एक प्रकार से जो माध्य वो औसत की तरह है।
सभी संख्याओं को जोड़कर उनकी कुल संख्या से भाग देने पर माध्य प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल से आप समझेंगे, जैसे पूछ लिया एग्जाम में कि 5, 7, 3, 8, 2 का माध्य क्या है, तो आप क्या करेंगे, जितनी संख्या दी गई जैसे 5 को, 7 को, 3 को, 8 को, 2 को जोड़ लेंगे, जोड़ने पे 25 आ गया। अब देखेंगे ये संख्याएं कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 संख्याएं हैं, तो जो योग आया था उसमें से 5 से भाग दे देंगे तो आपका माध्य 5 आ गया। तो मतलब समझिए कि जितनी संख्याएं दी गई हैं उन सभी संख्याओं को जोड़ लेना है और जितनी संख्याएं हैं उतने से भाग देना है। यहाँ पर आपके सामने बहुत ही आसान शब्दों में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं आपको यहाँ पर चौथा दिखाता हूँ, माध्यिका। माध्यिका मीडियन। तो फिलहाल अब माध्यिका मतलब होता है बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या कैसे निकालते हैं भाई, तो सबसे पहले देखिए जो भी आपको संख्याएं दी गई, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कि 5, 5, 8, 9, 11, 15, 9 यहाँ पर दिया गया है। अब पूछ रहा है कि भाई इसका क्या करो, माध्यिका निकालो। माध्यिका मतलब बीच की संख्या। तो एक काम करेंगे, पहले उसको आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही मतलब पहले छोटी संख्या लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। सबसे छोटी संख्या लेंगे, जैसे 5 है, 5 को ले लिया, फिर उससे बड़ी देखेंगे, अच्छा 8 है, 8 ले लिया, फिर 9 ले लिया, फिर 11, मतलब ऐसे छोटे से बड़ा। फिर देखेंगे कि बीच में कौन सी संख्या आ रही है। अगर जो बीच में संख्या आती है वही माध्यिका है। अगर बीच में 2 संख्या आ गई, क्योंकि कई बार होता है कि संख्या सम है तो बीच में 2 संख्या आ जाती है, दोनों बीच में आ पड़ रही हैं, तो उन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, आराम से माध्यिका निकल के आ जाएगी। समझ में आया आपको? तो इस तरीके से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे चारों, वो यहाँ पे बच जाए। देखिए यहाँ पे बताया गया कि यदि बीच में 2 संख्याएं बच जाएं तो फिर क्या होता है, उनको 2 से भाग दे देंगे या उनका आधा कर देंगे तो आपका आराम से माध्यिका निकल के आ जाएगा। ठीक है, और कई बार होता है कि सारणी में माध्यिका आती है तो भाई साहब एक आध बार आने के चांसेस रहते हैं, पर यहाँ पर टॉप नहीं करना है, 150 में 150 नहीं पाना है, हमें क्या करना है, कैसे भी करके बस पास हो जाना है। ठीक है, 90, 95, 96 पास होना, बस बात खत्म। ठीक है, तो इस तरीके से फाइनली आपके सामने ये माध्यिका हो गई। और अब जो है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन की तरफ। क्या कहा जरा मेरे भाई, जब इतना अच्छा कंटेंट, मतलब भाई इसको बनाने में ना हालत खराब हो गई भाई। कल शाम को कंटिन्यू 6 से 7 घंटे में सब कुछ ये पीडीएफ बना हुआ है। अब फिर यहाँ पर देखिए फिर यहाँ पर देखिए एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि n अंक की से कह देगा कि 12 अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए। क्या पूछ दिया कि 12 अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो आप क्या करेंगे, जैसे कि n क्या होता है कि वैल्यू होती है, जो अंक, जैसे अब यहाँ पर मैंने n लिख दिया, अब वो 100 की पूछे, 200 की पूछे, 300 की पूछे, 400 पूछे, कुछ पूछे, आपको बस n के स्थान पे उसकी वैल्यू रख देनी है। जैसे पूछ लिया कि 9 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, 9 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो आप n के स्थान पे 9 रख दो, उत्तर आ गया। 10 घाते 9 ऋण 1, 9 में 1 गए 8, 10 घाते 8 हो गया ये। अब n अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, अब यहाँ पर फिर n में के स्थान पे अगर पूछ लिया कि 30 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो जहां पर n दिया गया है उसमें 30 रख दीजिए, 10 घाते 30 माइनस 1, तो वो आंसर हो गया। अच्छा, n अंकीय संख्याओं की संख्या पूछ लिया कि 5 अंक के संख्याओं की संख्या, जरा सोचिए, तो आपको n के स्थान पे वैल्यू पुट करते जाना है। इधर कुछ भी पूछिए n के स्थान पर, बस n के स्थान पर उनकी वैल्यू रख देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। पहले n प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो मान लीजिए पूछ दिया पहले 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, तो n के स्थान पे 5 रख दो, 5 ब्रैकेट में 5 धन 1, तो 5 1 6 अंदर का जुड़ जाएगा, 6 5 30/2 यानी 15, है ना। तो इस तरीके से मेरी बात सुनो भाई कि जहां जहां n है, एग्जाम में तो n नहीं देगा, एग्जाम में क्या देगा, संख्या देगी। जैसे कि पूछ लिया कि पहले 10 सम संख्याओं का योग क्या है, पहले 100 सम संख्याओं का योग क्या है, तो n के स्थान पे वही 100 रखकर गुणा भाग करना है, वो तो आप कर लेंगे। पहले n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर, पहले n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछ दिया, तो n n+1 2n+1 होल बाई 6। ठीक है, पहले n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, तो n ब्रैकेट में n+1/2 का होल स्क्वायर हो गया। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम एंड एलसीएम यानी लसअप गुणे मसअप बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये भी फार्मूला ये पूछ सकता है एग्जाम में, पूछ देगा कि
पहली संख्या 5 है, दूसरी संख्या बताओ, और एलसीएम 6 है और एचसीएफ 12 है। ऐसे पूछ दिया, उसमें एक नहीं पूछेगा, तो आपको इसमें पुट करके आपको कर लेना है काम। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये भी याद रखना है। शेषफल हमेशा याद रखना है कि भाजक से छोटा होता है किसी भी कीमत पर, ठीक है। यदि कैपिटल एन बराबर पी पावर ए क्यू पावर बी, ये हालांकि एग्जाम में नहीं आता है क्योंकि मैथ को आपको ऑप्शन से करेंगे तो आपको जल्दी होगा, इधर जो आपका भाग वाला पोर्शन रहेगा। पर अगर आप सूत्र को देखना चाहते हैं, मैंने आप सभी के लिए सूत्र को समाहित कर दिया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर विभाज्यता के भी नियम की बात हो रही है कि 11 से विभाज्यता के क्या नियम है। याद रखिए, जो भी संख्याएं दी यही रहती हैं, उसमें से सम संख्या यानी समवे पद पर, जैसे पहले पे जो है वो विषम ले लो, जो दूसरे पे है सम ले लो, तीसरे पे है विषम ले लो, चौथे पे है सम ले लो। उन जैसे सम का अलग जोड़ लो, विषम का अलग जोड़ लो। ये स्थान की बात हो रही है भाई, सम स्थान और विषम स्थान जोड़ के अगर वो 11 से विभाज्य होता है तो यही 11 से पूरी संख्या विभाज्य हो जाएगी। 2 से क्या होगा कि अंतिम संख्या सम हो, जैसे लास्ट के 0 2 4 6 8, कोई भी डिजिट में लास्ट में 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्य में क्या होगा कि अंकों को योग कर दो, जो भी अंक आपके सामने दिया गया है योग कर देंगे और 3 से भाग देंगे तो कट जाएगा पूरा का पूरा। 4 से विभाज्यता का नियम, अंतिम के 2 अंक 4 से विभाज्य हो रहे हैं तो पूरा का पूरा डिजिट ही 4 से विभाज्य होगा। 5 से विभाज्यता कि अंतिम का अंक 0 हो या 5 हो तो 5 से पक्का कटेंगे। 9 से विभाज्यता, अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य है तो वो पूरा कट ही जाएगा। चलिए अनुपात के लिए देख लेते हैं भाई। अनुपात ए अनुपाते बी को हम ए बटे बी के रूप में लिख सकते हैं। समानुपात ए अनुपाते बी समानुपात सी अनुपाते डी के रूप में लिख सकते हैं। समानुपात की मूल सूत्र क्या होती है, ए गुणे डी बराबर बी गुणे सी, इस तरीके से। चौथा समानुपाती कैसे निकालना है, डी इक्वल टू बी सी अपान ए। तीसरा समानुपाती कैसे निकालना है, सी इक्वल टू बी स्क्वायर अपान ए। यहाँ पर बस सी बी और ए में वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा भाई। माध्य समानुपाती रूट ए बी, संयुक्त अनुपात ए सी रेशियो बी डी। पर इन सबका बहुत क्वेश्चन है, बट मैंने ले लिया है, इससे कुछ भी ना छूटे आप सभी का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखिए, यदि ए अनुपाते बी बराबर एम अनुपाते एन हो तो ए अपान ए प्लस बी बराबर एम अपान एम प्लस एन होगा, ठीक है। अच्छा देख लीजिए, आपके काम का हुआ तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो भी पीडीएफ मैंने इसको जो है अपलोड कर दी टेलीग्राम पर, उसका पासवर्ड क्या है, मेरा नाम AYUSH, ये आपका पासवर्ड रहेगा, पूरा कैपिटल में है, कैपिटल A कैपिटल Y कैपिटल U कैपिटल S कैपिटल H। तो आप तुरंत वहां से आप पूरा पीडीएफ देख सकते हैं। देखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। और किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से गुणा कर देंगे। क्या करना है, अगर किलोमीटर प्रति आवर दिया गया है यानी किलोमीटर पर घंटा दिया गया है और कह रहा है कि मीटर पर सेकंड में चेंज करो, तो क्या करोगे भाई, 5/18 से गुणा कर दोगे। अच्छा, अगर मीटर प्रति सेकंड दिया गया है और कह रहा है कि किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है तो वही उल्टा कर दो, 18/5 से गुणा कर दो, उत्तर आ जाएगा। औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय, समान दूरी पर औसत चाल तो 2xy अपान x प्लस वाई। तो उसमें x की वैल्यू दी रहेगी, y की वैल्यू दी रहेगी, तो आप समान दूरी पर औसत चाल निकाल लेंगे। अच्छा, समान समय पर औसत चाल क्या होता है, x प्लस वाई अपान 2, ठीक है। विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल x प्लस वाई, समान दिशा में सापेक्ष चाल x माइनस वाई। तो ये हो गया। अच्छा, ट्रेन द्वारा खंभा पार करने का समय निकालना है, तो ट्रेन की लंबाई बटे चाल, पकड़ने का समय प्रारंभिक दूरी बटे तेज चाल माइनस धीमी चाल। ट्रेन का सारा क्वेश्चन मात्र इन्हीं फार्मूलों से, बहुत समझने की आवश्यकता नहीं है, बस फार्मूला याद कर लो भाई, पुट कर देना, आराम से उत्तर आ जाएगा। ट्रेन द्वारा प्लेटफॉर्म पार करने का समय कैसे निकालते हैं, ट्रेन की लंबाई ले लो भाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई ले लो, उसके बाद उस ट्रेन की चाल लिख लो, आपके सामने आपका उत्तर आ जाएगा। और बहुत प्रश्न घुमा कर नहीं आता यूपी टेट में, नॉर्मल प्रश्न नहीं आते, बस लोग डरते हैं, उसको पढ़ भी नहीं करते। नाव की अनुकूल धारा चाला स्थिर जल चाल प्लस धारा चाल, नाव की प्रतिकूल धारा चाल स्थिर जल चाल माइनस धारा चाल। इस हिसाब से देखिए, स्थिर जल चाल है, धारा चाल है, दूरी अनुपात है, चाल अनुपात है, सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। अब कुछ सरलीकरण का सूत्र है, ये तो आप जानते होंगे, बहुत आसान है, पर मैंने ले लिया है क्योंकि पीआरटी का है और बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा इनसे भी बचते हैं।
तो यहाँ पर अगर पूछ दिया तो आप ऐसा कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये फार्मूले हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पूरा फार्मूला आपके सामने है। अच्छे से इनको याद कर लीजिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, जरूर बनते हैं। जैसे ए प्लस बी का होल क्यू का ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये सब चीजें, ठीक है। x% को हम x/100 लिखेंगे। पूछ सकता है कि 8% की वैल्यू क्या है, 8% की वैल्यू क्या है, तो 8 में 100 का भाग दे दो। और 50% की वैल्यू क्या है, तो 50 में 100 की भाग दे दो। 43% की वैल्यू क्या है, तो 43/100 कर दो। जितना पूछे उतने में 100 का भाग दे दो, परसेंट निकल आएगा। अच्छा, पूछ दिया कि x% ऑफ y यानी 8 का 4%, तो 8 गुणे 4/100। जैसे x% ऑफ y, तो x की कुछ वैल्यू है, y की कुछ वैल्यू है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप 100 से भाग कर देंगे, रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, मतलब इतना आसान है भाई साहब। और उसमें भागु जोगु का भी क्वेश्चन आ जाता है, बॉड मास का, यानी हम पहले पहले ब्रैकेट को तोड़ते हैं, उसके बाद हम जो भी निशान रहते हैं वो, उसके बाद फिर भाग को तोड़ते हैं, उसके बाद हम गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाने को। ठीक है, तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इन सब देखिए जो भी मैंने यहाँ पे आपके सामने दिया है भाई साहब, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए घातांक और कड़ी के बारे में दिया है। घात अगर देखिए नीचे वाले को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं, ऊपर वाले को घात बोलते हैं। अब a पावर m इंटू a पावर n, नीचे का बेस अगर बराबर है तो आधार अगर बराबर है तो फिर क्या, आधार अगर सेम है तो उनके घात आपस में जुड़ जाते हैं। a पावर m इंटू a पावर n, तो a पावर m प्लस n, a पावर m अपान a पावर n। अगर आप घात बराबर हैं और वो बटे में है तो वो माइनस हो जाते हैं। ऐसे एग्जाम में पूछेगा, आराम से पूछेगा, बहुत ही आसान तरीकों से। a पावर m का होल पावर n रहेगा तो आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, घात का घात है तो दोनों आपस में गुणा हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपके सामने अगर किसी भी संख्या का पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे आप ही हैं, मान लीजिए आपका नाम क्या है, आपका नाम दिनेश है, दिनेश का घाते 0 है तो आपकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अगर a का पावर -n है तो हम उसको 1/a पावर n लिख सकते हैं। देखिए आपके सामने सब कुछ दिया गया है, सब कुछ भाई साहब। करड़ी करड़ी में है, दोनों गुणा होने पे अंदर घुस जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये आपके सामने है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपको मैथ आता भी है या फिर नहीं, पर यहाँ पे आप फार्मूले को देख सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद आपको क्षेत्रमिति पे भी लेके चलेंगे। तो औसत निकालना है तो कुल योग बटे कुल पदों की संख्या, ये औसत रहेगा। कुल योग औसत गुणे पदों की संख्या, तो ये है। ठीक है, तो आप यहाँ से इन सभी प्रश्नों को ले सकते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है और मैं इन प्रश्नों को बहुत तेज लेके चल रहा हूँ क्योंकि इसमें से बहुत कम प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो पर अगर आप चाहे तो रोक के देख सकते हैं, पीडीएफ में आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी वृत्त रहेगा, पूछ देगा किसकी त्रिज्या, यानी आर मतलब त्रिज्या होती है, डी मतलब व्यास होता है, याद रखिए। आर मतलब क्या, त्रिज्या, डी मतलब व्यास। ठीक है, अगर त्रिज्या दे दिया, पूछ दिया कि इसका व्यास क्या निकालना है, तो आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो, उसी में दुगना होता है भाई व्यास त्रिज्या का। तो व्यास बराबर 2r, यानी त्रिज्या पूछा है और व्यास दे दिया है, तो क्या करेंगे भाई साहब, तो d/2 कर देंगे। देखिए पूरा फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया, d मतलब क्या होता है, व्यास, r मतलब त्रिज्या। वृत्त की परिधि पूछ देगी, उसका फॉर्मूला है 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल पूछ दिया तो उसका है πr²। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ दिया तो 1/2πr², और उसका आधा हो गया। अर्धवृत्त का परिमाप तो πr + 2r। चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4πr²। चतुर्थांश का परिमाण πr/2 + 2r। चाप की लंबाई ज्ञात करना है, पूछ देगा कि चाप की लंबाई बताओ, थीटा ये है, आर की वैल्यू ये है, तो बताओ, तो θ/360 × 2πr। देखिए फार्मूला आप पढ़ लेंगे, उसके बाद एग्जाम में आराम से बैठा लेंगे भाई, क्योंकि अब वक्त नहीं है कि आपको प्रश्न भी कराया जाए इस फास्ट रिवीजन में। अच्छा, क्षेत्रखंड का जो क्षेत्रफल है वो θ/360 × πr²। क्षेत्रखंड का जो परिमाप है वो 2r + θ/360 × 2πr। जीवा की लंबाई निकालना है। अब देखिए ये सब कम आएंगे, ऊपर तक 10वें तक बहुत आएंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे सब कम आएगा, पर आप चाहें तो इसे इमरजेंसी में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको और आगे लेके चलता हूँ कि चतुर्भुज के कोणों का योग 360 डिग्री आता है। कई बार तो ये वन लाइनर में आ जाता है भाई। आयत का क्षेत्रफल l × b, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। आयत का विकर्ण वो रूट में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, क्या है, आयत का विकर्ण है।
ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, वर्ग का विकर्ण भुजा इंटू करड़ी में 2। ए क्या है? भुजा है यानी भुजा की लंबाई है। ठीक है। विकर्ण से वर्ग का क्षेत्रफल डी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है। अगर विकर्ण दिया गया है और आपसे वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो उसके विकर्णवा को स्क्वायर करके 2 से भाग दे दो। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुणे ऊंचाई, समांतर चतुर्भुज का परिमाप 2 ब्रैकेट में a प्लस बी, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 d1 d2, सम चतुर्भुज का परिमाप जो है 4a है, समलंब का जो क्षेत्रफल है वो है 1/2 a प्लस बी का होल मतलब ब्रैकेट में फिर h। पतंग का जो क्षेत्रफल है वो 1/2 d1 d2, d1 d2 क्या है? विकर्ण है। ठीक है। अब जैसे ऊपर हम लोग को डी देखा व्यास था, व्यास क्या होता है? वृत्त में होता है, पर यहाँ पर d1 d2 विकर्ण है। सम चतुर्भुज की भुजा 1/2 रूट में d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, समलंब की जो माध्यिका है वो a प्लस बी अपॉन 2 है, समलंब का जो क्षेत्रफल है वो माध्यिका गुणे ऊंचाई है। वर्ग ये सब कम आएगा ये सब, पर हाँ चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है, ये आ चुका है। अच्छा यहाँ पर देखिए घनाभ का आयतन एल बी एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, याद रखिए एल लंबाई को कहते हैं, एच चौड़ाई को कहते हैं, एच ऊंचाई को कहते हैं, बी चौड़ाई को। ठीक है। तो घनाभ का आयतन पूछेगा तो एल मतलब लंबाई समझिए, बी मतलब चौड़ाई, एच मतलब ऊंचाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अच्छा घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2h ब्रैकेट में l प्लस बी। घनाभ का जो विकर्ण है वो रूट में l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। घन का जो आयतन है वो a क्यूब है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर है। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर है। घन का जो विकर्ण है वो a रूट 3 है। घन का जो फलक विकर्ण है वो a रूट 2 है। घन की सभी किनारों का योग 12a है। ठीक है। अब इधर थोड़ा इसके नीचे अब ये सब कम आएगा, पर आने के 1% चांसेस रहते हैं, पर मैं छोड़ूंगा नहीं कुछ, तो आप इन सबको थोड़ा देख सकते हैं, थोड़ा सा रोक के वीडियो। हाँ यहाँ पर घनाभ की ऊंचाई पूछ सकता है कि आयतन बटे लंबाई गुणे ऊंचाई। घनाभ में एक फलक का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। अच्छा त्रिभुज के कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। पूछ सकता है कि किसी त्रिभुज का आधार ये है, उसकी ऊंचाई ये है, चलो उसका क्षेत्रफल बताओ। गुणा भाग तो आप कर ही पाएंगे, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। त्रिभुज का परिमाप a प्लस बी प्लस सी, ए क्या उनकी भुजाएं हैं, ए कोई भुजा, बी कोई भुजा, सी कोई भुजा, 3 भुजा रहेगी, 3 भुजाओं का योग। अच्छा उनका अर्ध परिमाप पूछ लिया, तब उन भुजाओं को जोड़ दो, 2 का भाग दे दो। इसमें एक हेरॉन सूत्र पूछता है कि हेरॉन सूत्र इनमें से कौन सा है, तो रूट में s ब्रैकेट में s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, और s की वैल्यू मैंने आपको ऊपर बता दी है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट 3/4 ब्रैकेट में a स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई है रूट 3/2 ब्रैकेट में a, समबाहु त्रिभुज का जो अंतःक्रिया है रूट 3/6 का ब्रैकेट फिर a, समबाहु त्रिभुज का जो परित्रिज्या है वो a/√3 है। समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर गुणे लंब स्क्वायर, सॉरी प्लस लंब स्क्वायर। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लिया 1/2 इंटू आधार गुणे लंब। समकोण त्रिभुज की अंतःक्रिया पूछ दिया, अंतः त्रिज्या पूछ दिया, तो a प्लस बी माइनस सी का होल बाई 2। क्षेत्रफल बराबर आर एस, क्षेत्रफल ए बी सी अपॉन 4 कैपिटल आर। साइन का नियम क्या कहता है, स्मॉल a अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी इक्वल टू आर। इन सबको आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, पर थोड़ा सा कम संभावना रहता है कि आए। अब यहाँ पर 2D और 3D की कुछ आकृतियों की बात कर लेते हैं मेरे मित्र। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए द्विविमीय परिमापों की माप अच्छे समझते हैं। वर्ग का परिमाप बराबर 4a, वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर, वर्ग का विकर्ण a√2, जो सबसे ज्यादा मोस्ट आते हैं। और आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। यहाँ पर देखिए अच्छे से दिखाया भी गया कि l की चौड़ाई b, या लंबाई b चौड़ाई। त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग बटे क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। हेरॉन का सूत्र भी दिया गया, सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, पर यहाँ पे आप थोड़ा सा इसे चित्र के माध्यम से समझेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा मजा आएगा। तो चित्र के माध्यम से आपको थोड़ा सा ज्यादा ही मजा यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, त्रिज्यखंड पूछ सकता है आपसे, तो क्षेत्रफल बराबर θ/360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर आप इसे थोड़ा सा देख सकते हैं, बहुत ही आसान है और आपका पक्का आराम से हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए लाभ और हानि के बारे में पूछता है, पर बहुत कम ही पूछता है। तो यहाँ पे पूरा फार्मूला दिया गया है। क्रय मूल्य क्या है,
कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस। तो लाभ निकालना है तो सेलिंग प्राइस में से हम लोग जब कॉस्ट प्राइस निकालते हैं लाभ मिलता है। हानि निकालना है तो जो कॉस्ट प्राइस है उसमें से हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो हमारे हानि निकलती है। ठीक है, तो और लाभ और हानि का प्रतिशत निकालना है तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सीपी कॉस्ट प्राइस मतलब होता है क्रय मूल्य। तो यहाँ पर आप पढ़िए तो अपने मन में क्रय मूल्य लगे पढ़िए जो आपको पढ़ने में आसान लगे। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर पूरा फॉर्मूला अच्छे से दे दिया है कि जब देखिए सेलिंग प्राइस और लाभ का प्रतिशत ज्ञात हो तब क्या करना है, जब सीपी और हानि प्रतिशत ज्ञात हो यानी सेलिंग प्राइस और हानि ज्ञात हो तब क्या करना है। पूरा यहाँ पर अच्छे से पूरा फॉर्मूला दे दिया गया है। आप आसानी से इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ के करेंगे तो आप पूरा पूरा आप आसानी से कर पाएंगे। थोड़ा सा इस समय मैं गांव में हूँ तो अगर मेरे पास बोर्ड होता तो मैं आपको पूरा अच्छे से इतना अच्छे से बता देता, पूछिए मत। पर फिलहाल अभी तो टेट बहुत समय नहीं है तो मैं चाह रहा हूँ बस आप कैसे करके पास हो जाएं, 90+ आपके आ जाएं और टॉपर तो आपको नेक्स्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। समय और कार्य की बात देख लेते हैं तो कार्य को W से दिखाएंगे, दर को R से, समय को T से। हमेशा पूछेगा कि दर बराबर कार्य बटे समय, याद रखना है, पूछ दिया। अब जैसे यहाँ पर आपको सबसे बढ़िया चीज देखने को मिलेगी कि एलसीएम विधि से आप आसानी से कोई प्रश्न निकाल सकते हैं। जैसे पूछ दिया कि ए 10 दिनों में कार्य कर सकता है, बी 20 दिनों में कार्य कर सकता है, ए और बी द्वारा किया गया समय ज्ञात करिए। तो क्या करेंगे, तो 10 और 20 का एलसीएम ले लेंगे। उन एलसीएम में 10 और 20 का एलसीएम लेने के बाद जो एलसीएम आएगा उसमें से आप पहले को निकाल देंगे, मतलब भाग कर देंगे, फिर उसी एलसीएम में से आप दूसरे को भाग कर देंगे तो उन लोग की एक वैल्यू आ जाएगी कि एक दिन में ये लोग कितना काम कर रहे हैं। तो उसी से आप आगे समय निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर अच्छे से क्वेश्चन डिजाइन कर दिया है और ये 2 क्वेश्चन का 2 आदमियों का था और ये 3 आदमियों का है और बहुत से आदमी बीच में काम छोड़ देते हैं उनका यहाँ पर दिया गया है। तो आप आसानी से पढ़ेंगे, आप आसानी से इतने अच्छे से इसको लिख दिया है कि आप उसको समझ के कर लेंगे मेरे भाई। ठीक है, और यहाँ पर मन और दिन की बात हो जाएगी और पुरुष और महिला संबंधी प्रश्न की इतने पुरुष इतनी महिला काम करते थे तो कितना हुआ। तो फाइनली यहाँ से आप अपना रिवाइज बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मन और दिन और घंटे यहाँ पर सब कुछ आपको दिया गया है, आप अच्छे से यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समय, चाल और दूरी की बात की गई है कि कैसी रेलगाड़ियां कैसे किस तरीके से पार करती हैं। इन सब का सूत्र मैंने आप सभी को बता दिया है पहले ही, पर यहाँ पर आप थोड़ा चित्र के माध्यम से समझेंगे तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आपके सामने सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। फाइनली आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, वीडियो को रोक के देखेंगे तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे कि हाँ कि भाई दम तो है कंटेंट में। ठीक है, इन सबको मैंने आपको पूरा बता दिया है पर यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से थोड़ा और बेहतरीन ढंग से समझ पाएंगे। जैसे यहाँ पर नली और टंकी की बात कर लेते हैं, इसके क्वेश्चन जूनियर के मैथ में आ सकते हैं, प्राइमरी में बहुत कम चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी मूल सिद्धांत है, टंकी की क्षमता को W से, कार्य को जिससे दिखाते हैं, भरने वाली नली को धनात्मक पॉजिटिव दिखाते हैं, खाली करने वाली नली को ऋणात्मक से दिखाएंगे। दर यहाँ पर देखेंगे और उस तरीके से आप पूरी इकाई विधि को आप यहाँ से निकाल पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। इतने अच्छे से इसको भाई डिजाइन किया है कि पूछिए ही मत। तो फिलहाल यहाँ पर आप टंकी और इससे सारे क्वेश्चन कर सकते हैं और पाइप और टंकी के बारे में ऐसी इतनी अच्छी अवधारणा कि पूछिए ही मत। ठीक है, तो फिलहाल और आगे आपको लेके चलते हैं, साधारण ब्याज के बारे में देखते हैं। तो एक सूत्र है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये आपका मूलधन मतलब ये साधारण ब्याज का सूत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, पर साधारण ब्याज केवल ब्याज निकल के आता है, पर अगर वो टोटल पूछे यानी कि जो मूलधन उसने लगाया था उसमें ब्याज को जोड़ने के बाद कितना होगा तो वो मिश्र धन निकालना वो होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर पूरा सूत्र भी दिया गया है, याद रखना है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, याद रखना है इसको। ठीक है, अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज का भी सूत्र याद करना है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 का होल पावर समय, ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज का है। यहाँ पर ए दिया गया है PRT। ठीक है, इन सब का मतलब ही मैंने आपको बता दिया। अगर यही अर्धवार्षिक पूछे या त्रैमासिक पूछे तो किस तरीके से यहाँ पे करना है सब कुछ यहाँ पे अच्छे से दिखाया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर राशि दोगुनी हो गई तो क्या होगा, कंपैरिजन करना होगा तब क्या होगा, तो आप यहाँ से आसानी से पढ़ सकते हैं। ये प्रायिकता है, प्रायिकता मात्र ये जो है जूनियर में आता है और यहाँ से आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी में तो आने के चांसेस 99 तो नहीं ही होते हैं।
ठीक है। अनुपात समानुपात इन सबको ही मैंने आपको फार्मूला बता दिया है, पर यहाँ पर आप इसे थोड़ा सा विस्तृत में समझ सकते हैं आराम से, ठीक है। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि मेरा मेन उद्देश्य क्या था, यूट्यूब से डॉलर्स लाना नहीं, आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट तैयार करना जिसमें आपको पीडीएफ दे सकूं और उस पीडीएफ के माध्यम से आप आराम से अपना तैयारी कर सकें। और ये क्रमचय संचय के भी क्वेश्चन जूनियर में ही आएंगे, प्राइमरी में नहीं आएंगे। जूनियर के जो छात्र हैं उन्हें तो ये पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत क्वेश्चन तो आता ही आता है, ठीक है। तो फाइनली आपके सामने आंकड़ों की व्याख्या के संबंध में कुछ था। समस्या एक्चुअली यही मेरे भाई ना कि मैथ वगैरह में थोड़ा सा समय तो चाहिए, पर जो जो मैंने आपको दे दिया है उसमें से आपको आराम से भाई साहब आप आराम से पास हो जाएंगे। तकरीबन अगर आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है तो आप 17-18 क्वेश्चन तो फंसा ही ले जाएंगे। जो मैंने आपको पैडागोजी बता दी, जो मैंने आपको यहाँ फार्मूले बता दिए, पर हाँ थोड़ा सा आपको अपनी आंतरिक बुद्धि का प्रयोग तो करना ही होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको जोड़ गुणा भगा भाग घटाना यही सब नहीं आता है तो मैं आपको कैसे बता पाऊंगा भाई, ठीक है। उसके लिए फिर मुझे आपको एकदम स्टार्टिंग से बताना पड़ेगा। तो फिलहाल इस तरीके से यहाँ पे जो है एक बार फिर से 2D और 3D आता है जो कि हम लोग कर चुके हैं इसको। तो मैं आपको और कुछ कंटेंट दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए मैथ पैडागोजी में TLM करके है कि प्लेस वैल्यू चार्ट, जहाँ अगर पूछता है कि हमें अगर प्लेस वैल्यू सीखना है तो फिर इसको इस तरीके से सीखते हैं, ठीक है। अब एक का यूज जो होता है वो स्थानीय मान्य गणना के लिए होता है, जो जियो बोर्ड होता है वो आकृतियों की पहचान करने के लिए होता है, और जो ग्राफ पेपर होता है वो दशमलव संख्या और ग्राफ बनाने के लिए होता है, जो डाइंस ब्लॉक्स होता है वो स्थानीय मान की गहरी समझ को दिखाता है, और जो टेनग्राम होता है वो स्थानीय समझ और रचनात्मकता को दिखाता है। डॉट पेपर ये आकृति बनाने और पैटर्न और सममिति को समझने में होता है। और यहाँ पर देखिए विभाज्यता के नियम के बारे में बात हो चुकी है। 2 से कैसे विभाज्य होता है, 3 से कैसे होता है, 4 से कैसे होता है, 5 से, 6 से। यदि कोई भी संख्या 2 और 3 दोनों से हो रही है तो वो 6 से हो जाएगी। 7 का नियम था कि यदि अंतिम अंक को 2 से गुणा करके शेष संख्या से घटाएं, यदि प्राप्त संख्या 7 से विभाज्य है तो मूल संख्या भी 7 से विभाजित होगी। तो बहुत आसानी से एग्जाम्पल के तौर पर पूछ लेगा 203, तो 203 में से 20 माइनस लास्ट में 2 का गुणा कर दो। अगर घटाने पर आन्यता है और वो 7 से कट जाता है तो ये 7 से विभाज्यता के नियम है। यदि अंतिम के 3 अंक 8 से विभाज्य हो जाते हैं तो 8 से हैं। 9 का नियम, 10 का नियम, 11 का नियम, सब कुछ यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताया गया है। और साधारण ब्याज भी मैंने आपको बता दिया है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, ठीक है। और 6 माह को कैसे चेंज करना है, 6 माह को जो टी है 6 माह को 1 लिखेंगे, 1 वर्ष को 1 लिखेंगे, 6 माह को 1/2, 3 माह को 1/4 ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। और याद रखना है कि ब्याज की दर हमेशा वर्ष में होती है, ठीक है। और भी जो चीज यहाँ पे दी गई सब कुछ यहाँ पे दिया गया है भाई साहब, ठीक है। मुझे थोड़ा सा समय मिला होता ना, अगर मुझे 1 घंटे का समय आप और दे पाते तो मैं तुम बता रहा हूँ कि आपको रटवा देता भाई, पूरा मैथ हुआ। चक्रवृद्धि ब्याज भी मैंने आपको समझा दी है, बहुत तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से मेरे मित्र, ठीक है। और देखिए कई बार होता है इकाई का अंक निकालने वाली बात, तो यहाँ पर वही बात बताया गया है। 7/34 का इकाई अंक ज्ञात करें, कैसे ज्ञात करेंगे, पूछ लिया एग्जाम में कि 7/34 का इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे। तो जैसे देखिए 7 जब हम लोग घात करते हैं 7 से 49, फिर 49 का भी स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 1 आता है। तो हमें ऐसे किसी भी संख्या का निकालना है, उसको इतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं कि लास्ट में 1 आ जाए, फिर जो जितनी बार हम लोग करते हैं उतने से उसके घात में भाग दे देते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने 7 को 4 बार किया, हमारी 4 बार 7/4 किया तो हम लोगों को लास्ट में 1 मिला। तो हम लोग क्या करते हैं 4 से 34 को भाग दे देते हैं, तो क्या आता है आपका शेषफल जो है 2 आ जाता है। तो 7 का 2 करेंगे तो आपका 9 आ जाएगा। इस तरीके से आप किसी का भी जब इकाई अंक निकालेंगे तो उसका आप घात करेंगे, आप देखेंगे कब वो जो है 1 आता है। जैसे अब 3 का है, 3 का स्क्वायर 9, फिर उसका फिर घाते फिर एक बार आता है कि 3 घाते 4 करने पर लास्ट में 1 आ ही जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसे काट सकते हैं और ऐसे पूरा आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ही आसान है मेरे मित्र। और छोटी भिन्न बड़ी भिन्न कैसे ज्ञात करते हैं, याद करिए। जब देखिए छोटी भिन्न बड़ी भिन्न कैसे ज्ञात किया जाता है, हर से उसके अंश में भाग देना। जैसे कि पूछा है कि 5/7 और 3/7, तो इसमें तो हर बराबर है तो कुछ नहीं करना है, जो बड़ा दिखे उसको बड़ा मान लो। पर अब क्या है कि जब हर विपरीत है तो क्या करना है, याद रखना है कि जिस भिन्न का हर छोटा होगा
वही भिन्न बड़ी होगी। अगर आपका अंश समान हो गया तो जिसका हर छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। पर हाँ, एक बात और ऐसा आता है कि जब भिन्नों के अंश और हर यानी दोनों छोर बड़े हैं तब क्या करेंगे, तब उनको तिरछा गुणा कर देंगे। तिरछा गुणा करने पे जो बड़ा आएगा तो वो बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये सब पूछ सकता है कि बड़ी भिन्न छोटी भिन्न कौन सी है, तो ये सब बहुत आसान है और आप आराम से कर लेंगे। पर हाँ, ये देखिए, जैसे आपका इकाई का अंक याद करना हुआ, जरूर एग्जाम में आएगा। छोटा बड़ा एग्जाम में जरूर आएगा। ये जो इकाई अंक की बात है ये एग्जाम में जरूर आएंगे, याद रखिएगा। चलिए ठीक है, कार्य और समय के बारे में बात कर लेते हैं। तो कार्य का मूल संबंध क्या होता है, वर्क इक्वल टू टाइम एंड इफिशियंसी। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं और हमेशा एलसीएम की मेथड से आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बहुत तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। पाइप और टंकी के भी क्वेश्चन मैंने जोड़ दिए हैं, उनके अभ्यास प्रश्न जोड़ दिए हैं। आप आराम से थोड़ा सा ऐसे अब धैर्य रखकर इन सभी प्रश्नों को करेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, और मैंने पासवर्ड भी आपको बता ही दिया है। यहाँ पर देखिए, जैसे लाभ और हानि के भी थोड़ा से और ब्रॉड में मैंने क्वेश्चन ला दिए हैं, तो आप यहाँ से उन सबको कर सकते हैं कि लाभ होने पे क्या करना है, हानि होने पे क्या करना है। ठीक है, और पूर्व में जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको ही मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है। ठीक है, और रेलगाड़ी की नौधारा, इन सबको भाई साहब मुझे बस थोड़ा सा समय मिला होता ना, आपको पूरा पूरा कंफर्म करा दिया होता। ठीक है, पर फिलहाल अभी के लिए बस हमें बस हाँ, कैलेंडर से 2 प्रश्न तो लिख के रख लो भाई। कैलेंडर से प्रश्न पक्का आएंगे। तो इन सब के बारे में यहाँ पर देखिए, वह प्रश्न जिसमें 366 दिन होते हैं, जो वर्ष 4 से डिविजिबल हो, लीप ईयर कहते हैं। जो 100 से डिविजिबल है लीप नहीं होंगे, जो 400 से डिविजिबल हैं वो भी लीप ईयर ही होंगे। तो लीप ईयर पूछेगा कौन सा भाई, 1980 है तो लीप ईयर है कि नहीं, तो आप 4 से भाग करके देख लो। अगर पूरा कट जाता है तो डिविजिबल है, यानी वो लीप ईयर है। और अगर नहीं करता है तो बोल दो हाँ लीप ईयर नहीं है। ठीक है, और लीप वर्ष में ऐसा 366 दिन होते हैं, याद रखना है। ठीक है, और 52 सप्ताह 2 दिन होता है, और विषम दिन। तो इस तरीके से आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं, और यहाँ पर आपके सामने सब कुछ दिया गया है। ठीक है मेरे भाई, और इतना बढ़िया, जितना बढ़िया मैंने आपको समझाया वो कहीं कोई समझा ही नहीं पाएगा। समांतर माध्य की बात कर लेते हैं। एक बार बता भी चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। समांतर माध्य सभी मानों का योग बटे सभी मानों की संख्या समांतर माध्य होती है। माध्य का ही बात मैंने बता दी है कि यन विषम है उसके लिए और यन सम है उसके लिए बता दिया मैंने। बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आता है बहुलक, उन तीनों के बीच की संबंध बात कर लेते हैं। तो बहुलक बराबर 3 गुणे माध्य का माइनस 2 गुणे समांतर माध्य। ठीक है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्य का माइनस 2 गुणे समांतर माध्य। बहुलक दे दिया, माध्य का दे दी, समांतर माध्य पूछ दिया तो समांतर माध्य का दे दी और बहुलक पूछ दिया, तो फिलहाल यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, गणित की प्रकृति की बात कर लेते हैं। तो गणित तार्किक है, लॉजिकली है, और ये विचारों का क्रमबद्ध अध्ययन है। पदानुक्रमित है ये। गणित क्या है, पदानुक्रमित है। गणित क्या है, अमूर्त से मूर्त की ओर है। गणित क्या है, सार्वभौमिक है। और डेविड व्हीलर का जो सिद्धांत व उद्देश्य यहाँ पे दिया था उन्होंने, यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणित कैसे किया जाए बजाय इसके कि बहुत अधिक गणित जाना जाए। तो ये डेविड व्हीलर का सिद्धांत है। इन्होंने इनके संकीर्ण उद्देश्य, उच्च उद्देश्य, और इन्होंने ऐसा दिया। वॉन हेले का ज्यामिति चिंतन लेवल 0 to 1 के रूप में वो विजुअलाइजेशन करते हैं। जैसे त्रिभुज में आप क्या देखते हैं, वो लोग समोसे को देखते हैं, गोले में रोटी को देखते हैं। ठीक है, तो बच्चे आकृतियों को जो दिखावटी से पहचानते हैं। तो लेवल 1 में विश्लेषण है, सब कुछ आप अच्छे से। अच्छा, वॉन हेले का ज्यामिति से चिंतन, क्योंकि लेवल 2, 3, 4 उन्होंने बताया है वॉन हेले ने। औपचारिक निगमन किसने बताया, वॉन हेले ने बताया। और औपचारिक निगमन ये भी उन्होंने बताया। ठीक है, तो सभी वर्ग आयत होते हैं, ये ऐसा बच्चे सोचते हैं। ठीक है, चलिए, अमूर्त ज्यामितीय प्रणालियों को समझने का जो लेवल है वो भी वॉन हेले ने बताया था। ठीक है, अब अबेकस के बारे में आता है। अबेकस से स्थानीय मान निकालते हैं, जोड़ घटाव निकालते हैं। जियो बोर्ड से 2D आकृतियों की पहचान करते हैं, परिमाप निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। टेनग्राम से हम स्थानिक समझ, स्पैटियल अंडरस्टैंडिंग लिखते हैं। और TLM जो नंबर दिलाएगा भाई। ग्राफ पेपर क्या होता है, दशमलव संख्याओं की तुलना। डाइंस ब्लॉक ये जो है बुनियादी संक्रियाएं देखते हैं। डॉट्स पेपर जो सममित और ज्यामितीय आकृति बनाते हैं। और गणित शिक्षण की विधियां आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि और संश्लेषण विधि, ये गणित शिक्षण की विधियां हैं। गलती और मूल्यांकन, त्रुटियों का इसमें महत्व है और ये सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है, ये नकारात्मकता बिल्कुल नहीं है। निदानात्मक, बच्चों की कमियों और त्रुटियों का पता लगाना निदानात्मक है। पता चली कमियों को दूर करना, सुधारात्मक शिक्षण देना वो उपचारात्मक है।
ठीक है। और एलसीएफ एचसीएफ कैसे निकालना है मैंने आपको सिखा दिया है कि प्रश्नों का एचसीएफ कैसे निकालना है, प्रश्नों का एलसीएफ कैसे निकालना है। जैसे देखिए एचसीएफ निकालते समय वही एलसीएम की तरह ही लगाएंगे, पर क्या ध्यान देंगे कि जो जो संख्याएं कई बार है उनमें से बस एक बार उस संख्या को ले लेना है। ठीक है, जैसे 2 2 गुणे 3 2 इस तरीके से। ठीक है मेरे मित्र, तो ऐसे करके आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं, एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। एचसीएफ को भाग विधि से भी कर सकते हैं, एलसीएम को गुणन विधि से भी कर सकते हैं। ठीक है, और सभी संख्याओं के समान अभाज्य गुणनखंडों का गुणा क्या कहलाता है, ये एचसीएफ है। और सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों का गुणा अधिकतम घात, ये एलसीएम होता है। और फाइनली यहाँ पे एचसीएफ एलसीएम सब कुछ दिया गया है, आप आसानी से पढ़ के पूरा आराम से कर सकते हैं भाई साहब। इतना तगड़ा नोट्स है ना कि पूरा का पूरा अगर पढ़ लेंगे भाई साहब आप ना, तो पूरा का पूरा आप जो है मैं तो अभी तो केवल 22-23 की बात कर रहा हूँ, पर अगर आप अच्छे से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे 30 में से 28-29 की गारंटी दे सकता हूँ भाई। तो फिलहाल ये आपके सामने सब कुछ दिया गया है, और इन पीडीएफ्स को बनाने में जितनी मेहनत लगी है, अब आप तय करेंगे कि इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, या फिर बस इसे छोड़ देना है। ठीक है, तो फिलहाल आपके सामने देखिए भाज्य भाजक भागफल का क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है कि भाग देने पे शेषफल कितना आएगा। तो इन सबको चीजों का आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है मेरे मित्र। ठीक है, कैलेंडर भी आपको सीखना है जरूर, और कैलेंडर को बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैंने यहाँ पे तो नोट्स बना दिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पूछ दिया कि एक सार्वजनिक पुस्तकालय प्रत्येक 12 दिन और दूसरा प्रत्येक 18 दिन बाद बंद रहता है, तो दोनों पुस्तकालय आज बंद है, तो वो फिर साथ में कब बंद होंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लो, उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से पूरा फाइनली आपके सामने ही है। भिन्न कैसे करना है, जोड़ घटाओ गुणा भाग, मतलब भाई साहब जीरो से हीरो वाला पीडीएफ है ये। ठीक है, पर हाँ अभी तक आप ऐसे पढ़ लीजिए, पर इसके बाद जब मैं इसको अच्छे से इलेक्ट्रिक बोर्ड पर आपको अच्छे से समझा दूंगा, जिससे आपका एचसीएफ हो एलसीएम हो एकदम चुटकी में भाई साहब यहाँ पर आप निकाल पाएंगे। दशमलव संख्याओं को पोर्ट संख्याओं के रूप में कैसे चेंज करना है, इन सब की भी यहाँ पे बात की गई है। तो आप इन सबको बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ सकते हैं। और बड़ी से बड़ी संख्या का निकालना कैसे है, छोटी से छोटी संख्या कैसे निकालनी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पूछ दिया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जिससे 12, 15 और 8 से भाग देने पर क्रमशः 5, 7 और 11 शेषफल प्राप्त हो। तो कैसे क्या करेंगे आप, तो 12, 15, 18 संख्याएं दी गई हैं, शेषफल जो है 5, 7, 11 दिया गया है। तो एचसीएफ जो निकालना है, तो पहले 12, 15, 18 का एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो जो एचसीएफ आता है, जब उनको एचसीएफ निकालते हैं तो जो सबसे छोटा क्षेत्र शेषफल है उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये गलत आ रहा है, तो ऐसे करके ट्राई करेंगे 2 दिन बाद, तो एक बार आता है कि सही हो जाता है। तो जब उत्तर में मैच कर जाए तो आपका वो राइट आंसर है मेरे मित्र। 3 संख्याओं के एचसीएफ की बात की गई है, मतलब सब कुछ यहाँ पे 75 पेज का नोट्स आपको जो है मैथ में जो है एकदम 4 चांद लगाने वाला भाई गारंटी के साथ। और यहाँ पे मात्र 75 पेज का नोट्स नहीं है, ये आपका है कि डिटेल्स में बताया गया है। ठीक है, पर आप इसे बहुत तेजी से दौड़ा के आप बहुत ही कम समय में कर पाएंगे। हालांकि इन सबको मैंने पूरा करा भी दिया है, और फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। और कुछ लास्ट में तो शायद मुझे नहीं लगता कुछ बचा है। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इनको और सजावटी रूप में दिखा दिया गया है। देखिए ऐसे यहाँ पर देखिए, आपको वैसे नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे समझ जाइए, पर हाँ मतलब देखिए यहाँ पर देखिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से त्रिभुज को दिखाया गया है कि तीनों कोण 90 अंश से होते हैं। ठीक है, तीनों कोण हमेशा, और तीनों कोणों का जो योगफल होता है 180 अंश होता है। न्यून मतलब कोण, न्यून कोण, तीनों कोण छोटे होते हैं। सम कोण में क्या होता है, क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से इनको सबको डिजाइन किया गया है। अधिक कोण हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैंने सारणी में कर दिया है, जिसमें समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज सब आ जाते हैं। इससे बाहर कहाँ जाएगा भाई। जैसे अगर कोई वृत्त है उसका क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर स्क्वायर, परिधि है तो 2 पाई आर। ठीक है, घन है तो उसका आयतन a क्यूब, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो 6a स्क्वायर, विकर्ण है तो 1/3। ठीक है, घनाभ है तो l मतलब लंबाई, b मतलब चौड़ाई, h मतलब ऊंचाई, यह अब घनाभ है। तो ये आपका बेलन है, बेलन का आयतन दिया गया है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है 2 पाई आर एच। तो इस तरीके से फाइनली आपके सामने सब कुछ यहाँ पे शंकु का भी आप देख सकते हैं, इसके बाहर नहीं आता है। आयतन है क्या है इसका, और सब कुछ यहाँ पे है भाई साहब।
गोला यहाँ पे है। तो फिलहाल अभी इतनी 75 पेज की PDF है और गारंटेड है भाई, इतना आप पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम कोई रोक ही नहीं पाएगा। तो इसका पासवर्ड भी मैंने आपको बता दिया है वीडियो के बीच में, तो आप आराम से जाकर अपना चेक कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे डाल दिया गया, और वीडियो जो है कैसे टेलीग्राम प्राप्त करना है इसकी भी वीडियो में बना दी है, आप चेक करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद मेरे मित्र।